मेरे नौजवान साथी बैठे हैं। आपको जो ये निमंत्रण मिला होगा यहाँ आने का, ये भाई इसकी कौन कम करनी थी? अशोक भाई, इको कम करनी इसकी। उसमें क्या कह के बुलाया आपको कि किस बारे में मीटिंग है? अच्छा, एक कर्जा माफ, सबको यही कह के बुलाया है? हाँ जी, ठीक जी, मैं समझ गया। इको जीरो लेकिन आ रही है अभी भी, ठीक है। ये थोड़ा न्यू घुमा दे तो ठीक रहेगा। पर उधर उधर उधर, बस बस, ये ठीक है। आगे जगह है जी, आगे आ जाइए जो बाद में आवे। वैसे तो जो पहले आवे ना वो आगे बैठना चाहिए, लेकिन हम आगे आने वाले पीछे बैठते हैं, इसलिए ये नेता हमें हर बार लूट के जाते हैं। ये देखो, ये माताएं बहनें मतलब कितनी थोड़ी जल्दी उठी, इनका बात समझ में आ गई। जग आगे नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि पीछे रहने वालों को उतना मिलता है जो आगे रहने वाले छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो अब आपकी मर्जी है कि आपने मतलब बचा हुआ लेना है या अपना अधिकार धक्के से लेना है ना? तो इसलिए आगे जगह नहीं बचनी चाहिए, पीछे छूटे तो छूटे। तो मैं अपनी चर्चा शुरू करूं। मैं इस वीरों की धरती राजस्थान पे आप सबको नमस्ते करता हूं, नमन करता हूं, राम राम आप सबको। और ये वही जगह है, वही जमीन है, वही धरती है जहां की माओ ने महाराणा प्रताप जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों को पैदा किया। तो एक छोटी सी बात मैं जरूर आपके बीच में कहूंगा। अभी बात चली कि हमें जो बुलाया है या बताया गया है वो लोन का मामला है, ठीक है जी। मैं एक छोटी सी चर्चा पूछता हूं, मतलब छोटी सी बात पूछता हूं, आप बताना हाथ उठा के या बोल के बताना। किसी भाई ने किसी से लोन ले लिया, जिसने लोन दिया वो लोन का पैसा मतलब कर्ज दे दिया, कर्ज का पैसा मांगने के लिए चला गया जिसको दिया था, और जिसने देना था, अरे यानी समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है। जिसको देना था उसने ये बोला, देखो जी बोलियो ना, बड़ी काम की चर्चा है ये, थोड़ी देर की, हो सके जिंदगी बदल दे चर्चा ये, बस थोड़ी देर का सहयोग करना आप सारे। जिसने पैसा देना था उसने ये बोला कि भाई मेरा बेटा या मेरा बच्चा बीमार है, अगर मैं तेरे पैसे अभी दे दूं तो मेरा बच्चा मर सके, तू बता दे कि पैसे पहले लेगा या इस पैसे से मैं अपने बच्चे का इलाज करवा दूं और पैसे फिर दे दूं। अच्छा, मान के चलो जो कर्ज देने वाले थे वो आप हो और कर्ज लेने वाला मैं हूं, और मैं आपको यह बात कहूं कि मेरा बच्चा बीमार है जी और मैं पैसा बाद में लौटा दूं, अगर कहो तो, नहीं तो ये पैसा ले जा, मेरे बच्चे के साथ जो होगा होगा, आप कौन सी बात मानोगे या कौन सी बात कहोगे? हाँ जी, माताएं बैठी है, कौन सी बात ठीक है? हाँ जी, अपने टाबर ने बचा लिया, सब कह रहे हैं ये बात। तो इसका मतलब तो यह है कि जो रुपए वाली बात है, कर्जे वाली जो बात है, वो दूसरे नंबर पे है, सबसे पहले बच्चे की बात है, बच्चा बचना चाहिए, ठीक कह रहा हूं? यानी इस समाज में अभी भी हम उतने जिंदा बचे हैं, इतना तो हमारी इज्जत, इतनी तो हमारा सम्मान और एक दूसरे के प्रति लाड प्यार समझ बची है कि हम पहले नंबर पे पैसा नहीं रख रहे, हम पहले नंबर पे जिंदगी रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, प्यार रखते हैं। इससे तो यही समझ आया। तो मैं जो कर्जे वाली बात है इस पे चर्चा करूंगा थोड़ा सा बाद में, पहले मैं उस बच्चे वाली बात कर लूं, क्योंकि आपने बोला पहले बच्चा जरूरी है, इसलिए मैं पहले बच्चे वाली बात करूंगा। यूं नहीं मजा आया।
मैं राजस्थान में खड़ा हूं इस टाइम, और यहां की वीरता को और यहां के उस बलशाली खून को, गर्म खून को याद करते हुए मेरे को एक बात याद आई कि किसी ने सभा में, एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने पूछ लिया ऐसी सभा में कि भाई एक बात बताओ, अगर दुनिया से औरत को खत्म कर दो 1 मिनट के लिए, औरत जाति को 1 मिनट के लिए खत्म कर दो, तो क्या दुनिया चलेगी? तो मना कर दिया। सब सहमत है? अच्छा जी। अच्छा, एक पल के लिए आदमी को खत्म कर दो तो क्या चलेगी? यहां झूठ है, क्योंकि जिस समय आदमी खत्म होता है उस समय इस दुनिया में करोड़ों माताएं गर्भवती होती हैं, वो फिर बच्चे जनेंगी, फिर ये दुनिया चल पड़ेगी। यानी आदमी खत्म हो जाए एक बार तो ये सृष्टि चल सकती है, लेकिन मां खत्म हो जाए तो ये सृष्टि एक पल भी नहीं चल सकती। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मां जब तक है, मां जब तक मजबूती से खड़ी है, तब तक ये दुनिया मजबूती से खड़ी है। और अगर मां कमजोर हो गई तो फिर हमें ये नहीं पता कि होगा क्या। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को मैं थोड़ी देर बात करूंगा, उसमें आप समझना जी क्या क्या हो गया। आप सारे पढ़े लिखे हो, मैं एक बात और समझ रहा हूं, जब से मैंने पढ़ाई शुरू की थी और मैंने अभी पढ़ाई खत्म करी जब भी, तो मैं पिछले 30 साल से एक ही शब्द पढ़ रहा हूं भारत के लिए, कि भारत एक विकासशील देश है। किस किस ने सुना? ये विकसित नहीं सुना ना, केवल विकासशील सुना। तो मैं ये सोचता था कि भारत विकसित कब होगा, भारत मजबूत कब होगा, भारत पूरा विकास कब कर लेगा। लेकिन 30 साल मेरे हो गए और 75 साल इस देश की आजादी के हो गए, आज तक भी भारत विकसित नहीं हुआ। यह बड़ा संशय, बड़ा झमेला था। अब मुझे पता चला कि भाई ये देश विकसित कैसे होगा। सुनना जी ध्यान से, बहुत गहरी बात है ये। विकसित का मतलब मैं आपको बताऊं आज बहुत गहरा है, और आपको अगर समझ आ गया तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। इतनी खतरनाक बात है ये। कैसे? अंग्रेजों का ये जो दुनिया अंग्रेजों की, उन्होंने भारत पे राज करा। सबने पता कि अंग्रेज भारत में राज करके गए। वो ये कहते हैं कि भाई असली समझा हुआ और असली विकसित जो समाज है वो है जिसमें परिवार नहीं है। सुनना ध्यान से एक एक बात। जिस समाज में परिवार नहीं है वो समाज विकसित है। तो कैसे हो? वो ऐसे होगा ना, तो किसी समाज में, किसी परिवार में कोई नियम होगा, ना वहां पे परिवार होंगे, ना कुटुंब होंगे, ना कोई मर्यादा होगी। और उस मर्यादा के पीछे अंग्रेज ये कहते हैं कि हमारा एक संत होया है बहुत पुराना, 2500 साल पहले, और वो संत ये कहता है कि भाई पूरा जो अंग्रेज है सब के सब वो मेरी बातों पे चलते हैं। तो फिर हमने उनको पढ़ा कि वो कैसे चलते हैं, तो पता चला उसकी किताबों से, जो संत है अंग्रेजों का, वो ये कहता है कि मेरी जो समझ है उस समझ में पहली बात है कि औरत में आत्मा नहीं होती। वो कह रहा है आत्मा केवल घर के मुखिया में या देश के राजा में होती है, बस। समझना है एक बात को। और जब औरत में आत्मा ही नहीं होती तो उसको दुख सुख का कोई अनुभव नहीं होता। समझ रहे हो? ये अंग्रेज कह रहे हैं, और वो अंग्रेज कह रहे हैं जिनकी बनाई हुई पढ़ाई आज हम पढ़ रहे हैं। ये दो बात कहां तक जाएंगी समझना। ना तो औरत में आत्मा होती और ना औरत में आत्मा होने के कारण उसको दुख सुख होता। इसलिए औरत एक भोग की चीज है। एक शादी करो, 2 शादी करो, 20 शादी करो, 50 शादी करो, छोड़ दो। ये गंध है उनके समाज का। और मेरे समाज में एक संत बैठ के कहता है अगर मेरे समाज में मां नहीं है तो ये दुनिया नहीं चला करती। अंतर पता चला? मेरे
विद्वान की समझ और अंग्रेजों के विद्वान की समझ में कितना अंतर है, यह पता चलता है एक बहन एक मां के बारे में सोच से। और यह सोच का जब उन्होंने पैमाना बनाया तो उन्होंने अपने देश को, अपने देशों का तो कर लिया सत्यानाश। वहां पे कोई परिवार नहीं, कोई कुनबे नहीं, क्या पता, यह भी नहीं पता कि किसकी मां कौन सी है और किसका बाप कौन सा है, क्योंकि इतनी इतनी शादियां करें वो, तो मां भी इतनी शादियां कर ले छोड़ छोड़ के अपने बच्चों ने, और बाप भी उतनी शादियां कर ले, तो पता ही नहीं चलता। तो उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे सरकार पालती है। ये मैं एक बीच में बात कहूं छोटी सी, आपने ऐसा लग रहा होगा ये लोन वाला मामला था, ये कहां पहुंच गए भाई, है कि नहीं? सोच सके, लेकिन अच्छी बात है कि आपने नहीं सोचा। रुक के तो मारे थे, लोन कर माफी, मतलब लोन भरेंगे और हो गए शुरू, पता नहीं कहां भाई आ गए। बात तो उसका ये दिमाग में आ सके, लेकिन ये बात आपके लोन वाले मामले से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं ये शुरू कर रहा हूं। थोड़ी सी देर बाद आपको पता चलेगा कि ये क्यों था। ठीक है जी। तो वो ये कहते हैं कि भी हमने तो अपने समाज को विकसित कर लिया। विकसित कैसा कर लिया? ना परिवार छोड़े, ना कुनबे छोड़े, ना पति पत्नी का रिश्ता छोड़ा, ना मां बाप का रिश्ता छोड़ा, यहां पे तो सब कबाड़ कर लिया। जो देश हमारे तरीके से अपने समाज को कबाड़ में डाल देंगे वो विकसित है, क्योंकि हम उनकी पढ़ाई पढ़ रहे तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो इन्होंने एक काम करा, ध्यान से समझना इस बात को। 1984 में एक पुस्तक आई और उस पुस्तक में यह कहा, आओ भारत को बदल देते हैं। अंग्रेज कह रहे हैं 1984 में भी, भारत की आजादी के बाद, क्योंकि अभी भी जितनी सरकार बनी है 75 साल की आजादी में, सारी की सारी अंग्रेजों के गुलाम है ये। ध्यान से समझना इस बात को। तो अगर सरकारें गुलाम है तो जो नियम सरकार बनाएगी वो भी गुलामों के नियम होंगे। तो 1984 में पुस्तक छपी। उस पुस्तक में पहला नियम था जो मेरे समाज की मां बहन बेटी की बर्बादी का था, आपको पता नहीं चला किसी को भी। उसमें यह था, आओ भारत की लड़कियों को रसोई से बाहर निकाल दें। क्या हो जाएगा इससे? अगर एक लड़की, एक मां, एक बहन, एक बेटी रसोई से बाहर निकल जाएगी, क्या हो जाएगा? हो जाएगा उसकी पूरी परंपरा टूटेगी, जो उसको दादी नानी से, मां से ज्ञान मिला है। पूरे 12 के 12 महीनों में कौन सी चीज कब खानी, कौन सी सब्जी कैसे बनेगी, कौन सी चीज कैसे बनेगी, वो सारा ज्ञान चला जाएगा जब वो रसोई से छोड़ देगी रसोई को। और जब महीने वाइज और मौसम के हिसाब से जब खाना बनाना वो बेटी भूल जाएगी, तो उसका घर पूरा का पूरा बीमार रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि या तो वो पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे या कबाड़ खाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि कड़ी में छोंक क्या किस चीज का लगेगा, अरवी में छोंक किस चीज का लगेगा, दूसरी चीजें कैसे बनेंगी, कुछ नहीं पता। जितनी बच्चियां आज जींस पहनने वाली या अंग्रेजी पढ़ने वाली है, उनको रसोई का कितना ज्ञान है? ना के बराबर। तो अब वो जो है उन्होंने पहला काम किया कि आओ लड़कियों को घरों से निकाले, पहला काम। दूसरा काम किया, प्राइवेट स्कूल कर दो सरकारी हटा के। एक एक बात समझना, प्राइवेट स्कूल करो और प्राइवेट स्कूलों का प्रचार करो, बड़ा बड़ा लिख के बैनरों पे, लड़के लड़की इकट्ठे पढ़ने की व्यवस्था। सुनी है आपने? को एजुकेशन बोल रहे उसने, लड़के लड़की एक साथ पढ़ेंगे। पहली बात, लड़कियों को रसोई से बाहर निकालो। उसके लिए नारा दिया उन्होंने बाकायदा कि लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान, सारी जगह छपवा दिया। अच्छा, ये माताएं बैठी, कुछ बहन जी बैठी होंगी, जितनी ताई बैठी हैं, ताऊ ने कद अपने बराबर में खेत में काम नहीं करवाया? बताओ, ब्याह शादी में कद गेले नहीं ले गया? ऐसा कौन सा काम था जिसमें ताऊ पीछे रहे और ताई आगा आगा परेशान करी, या ताई बैठा दी और अपने आप लग गया? ऐसा कोई काम था? बता दो, एक बार दिखा दियो इधर, बताओ, था ऐसा कोई काम? नहीं था। समाज में कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें अपने समाज की किसी मां बहन बेटी को पीछे रखा हो, अपने मां बाप, जो अपने पिताजी के समाज ने
अपने दादा दादाओं ने, किसी ने नहीं रखा। तो ऐसे समाज में यह क्यों कहना पड़ा कि लड़के लड़की एक समान? वो जानबूझ के लड़कियों के दिमाग में कचरा घुसाने की बात थी कि भाई लड़के अगर बाहर नौकरी करेंगे तो लड़कियां भी करेंगी, और यह बात जैसे आएगी तो लड़कियां पढ़ेंगी अंग्रेजी और वो अब बोलेंगी कि मेरे को तो लड़के की तरह चलना है, लड़के की तरह काम करना है, इसलिए रसोई में मैं क्यों करूं काम। तो लड़कियां रसोई से बाहर धीरे धीरे आ गई। पहला काम लड़कियां रसोई से बाहर, दूसरे नंबर पे लड़का लड़की एक समान, तीसरे नंबर पे लड़के लड़की इकट्ठे बिठा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना। आगे आगे मैं बहुत खराब खराब बातें कहने वाला हूं, कड़वी बात कहने वाला हूं, और आपके काम की है वो, अगर आपको अपना सम्मान बचाना है तो, क्योंकि आपने बोला था अपने बच्चे सबसे पहले हैं। मैं ठीक कर रहा हूं चर्चा? अगले नंबर पे आ जाओ। ये बात वो है, मेरे बहुत लंबे समय तक दिमाग में एक बात चली थी कि हमारे बुड्ढे इतने बावले थे क्या कि लड़की जो हमारी दादी की उम्र की है, ताई की उम्र की है, जिनका ब्याह 13 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में हो गया था, ऐसे करा कर दे पहले। तो मैंने काफी समझा, काफी सुना, काफी पढ़ा कि भाई वो बुड्ढे बावले तो थे नहीं जो 14-15 साल की उम्र में ब्याह करा कर दे। तो फिर काफी जब मैं सर्च करता रहा तो एक पुस्तक मिली आयुर्वेद की, और पता चला कि 13, 14, 15 साल की उम्र में बेटियों की शादियां क्यों करते थे बुड्ढे, और कितनी समझ थी उनकी। क्या था, एक बच्ची जब बड़ी होती है और एक नौजवान बच्चा जब बड़ा होता है तो 13 साल में बच्ची का शारीरिक चक्कर शुरू होता है, 13 साल में, और 16 साल तक जब 36 चक्कर हो जाते हैं तो 36 चक्कर परफेक्ट वो है, 36वां चक्कर यानी 3 साल यानी 16 साल की उम्र। 16 साल होते ही वो बच्ची एक स्वस्थ मां बन सकती है, बुढ़ा ने पता था। अगर वो 36 बार तक पहले ब्याह कर देंगे तो वो बीमार हो सके, लेकिन बुढ़े इतने समझदार थे, बच्चे के चाल चलन ने देख लिया कर दे। अगर बच्चा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझदार है, तो उसकी ब्याह चाहे 20 साल में कर दो। और अगर बच्चा लग रहा है कि भाई ये बच्चा संयमी नहीं है तो ब्याह तो कर दो 13 साल में, हो सका उन्हें ससुराल में भेजे 16 साल में। ऐसे ही करा कर दे ना, 3-3, 4-4 साल बाद भेजा कर दे। वो जो समझ थी बुजुर्गों की वो गजब की थी कि भी एक बच्चे को अगर समझदारी में रखना है जीवन में तो उसको यह समझा दो, लड़की को यह समझ आ जाए तेरा ब्याह हो गया, तेरा आदमी वो है, जब बेशक जाओ तो 2 साल बाद, और लड़के को यह पता चल जाए उल्टा नहीं चलना क्योंकि घर वाले लठ मारेंगे उल्टा चला दो, क्योंकि तेरी घरवाली वो है। तो दिमाग सेट, 2 साल बाद अपने ससुराल में चले जाओ और फिर वो ग्रस्त चलेगा। इन्होंने क्या करा, बुजुर्गों की इतनी बड़े विज्ञान को कचरे में डाल दिया। देखो क्या कर दिया, 16 साल की लड़की की उम्र को 18 कर दिया। एक एक बात समझना, लड़के लड़कियों के स्कूल इकट्ठे करे, 16 साल की उम्र बढ़ा के 18 कर दी, और जो प्रजनन के चैप्टर है ना, प्रजनन अंगों के चैप्टर, वो इकट्ठे बैठा के मास्टर ने, मैडम ने पढ़ाए। तो एक तरफ लड़कियां बैठी, एक तरफ लड़के बैठे, और वो चैप्टर पढ़ा रहे कि मास्टर है कि मैडम, तो दिमाग में गंदगी आएगी कि नहीं आएगी? मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत जानबूझ के किया आपकी बर्बादी के लिए। मैं ये कह रहा हूं, मेरी मां बहन, मेरी बेटियों के साथ बर्बादी हो रही है, मेरा समाज तबाह हो रहा है। और उस दिन के बाद एक तरफ तो ये वो आ गया, दूसरी तरफ टेलीविजन आ गया, और टेलीविजन पे कितना गंद मचा है वो सबको पता है। तो टेलीविजन पे एक तरफ, दूसरी तरफ बच्चे इकट्ठे बैठा के वो गंद पढ़ा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लेकिन लड़कियां अलग पढ़ती थी और लड़के अलग पढ़ते थे क्या? तब पढ़ते नहीं थे बच्चे, तो वो तरीका गलत क्या था? लेकिन इनको विकसित करना था भारत। और विकसित कौन है? जिनका कोई परिवार नहीं है। जब पूरा समाज, पूरी दुनिया बिना परिवार की होगी, अकेला अकेला पति पत्नी, उनके भी अगर रोले हो जाए तो तलाक दे दो, बात खत्म। तो कहीं भी रिश्ते नहीं चाहिए इनको। और उरे क्या है, कितने सारे रिश्ते ऐसे हैं, शादी होगी, हो सके महीने बाद आदमी गुजर गया, और वो जो मां है
वो शायद न्यू कह दे अपनी सासू तक, कोई टेंशन नहीं, मैं तेरी हूं और सारी जिंदगी न्यूएरा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसका मैं आ रही थी मैं उसकी थी बस, और वो चला गया तो मैं तेरी होगी, तेरी ये बेटी हूं। कितने सारे केस ऐसे। ये इतनी ऊंची परंपरा थी कि भाई मैं, अरे मतलब वैसे तो होता नहीं, लेकिन कम है तो है, 7 जन्म के रिश्ते हो गए भाई। मरा पीछा तो किसी ने बेरा के होया, शरीर खत्म हो लिए, लेकिन कम से कम दिमाग तो इतने ऊंचे स्तर का है कि वो ये कहते हैं, जो अपना अभी तक का समाज है जो इस गंदगी में नहीं आया, वो ये कहता है कि भाई एक बार जिसका संबंध बन गया फिर वो अपना और कोई नहीं चंदा। अपना विचार था ये, लेकिन इन्होंने क्या किया, दिमागों में कचरा डाल डाल के, किताबों में पढ़ा पढ़ा के, टेलीविजन पे दिखा दिखा के, समाज के पड़ोसी पड़ोसी बच्चे, जो मेरे दादा की मैं बात बताऊं, इतना कमाल था उन बुजुर्गों का। मेरे गांव की कोई भी बिरादरी की, किसी भी समाज की कोई लड़की किसी गांव में है, शादी कर रखी है, और वो बूढ़ा वहां जा रहा है, मेरे दादाजी अगर वहां जा रहे हैं, तो चाहे उस पर 1 रुपया पूगो चाहे 10 रुपए, वो उसका सम्मान मान किए बिना कभी नहीं आया। मतलब कि पूरे गांव की बेटी मेरी बेटी है, पूरे गांव की बहन मेरी बहन है। और ईब पड़ोस पड़ोस में भाग से बच्चे, क्यों भागे वो? क्योंकि उन्हें टेलीविजन पर गंद दिखाया गया, उनको किताबों में गंद पढ़ाया गया, उनको एक साथ बिठाया गया और कचरा भरा गया बार बार, हर दिन वो गंद मचाया। और साथ में ये सारा काम करने के बाद सरकारों ने नियम बनाए, अगर लड़का लड़की भाग के शादी कर ले तो पहला केस मां बाप पे करते हैं वो, कि मुझे खतरा मां बाप से है, जिसने मतलब शरीर पाड़ कर जाम दी और जिसने 20 साल पाल दी, वे तो केस के लायक। और जो कबाड़, जो केवल और केवल मतलब लुटेरा शोषक आया है उसकी जिंदगी में, वो उस खतर फरिश्ता है। अच्छा, सोचना नहीं पड़ेगा? बता, ये मां बैठी, सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर ईद तक बाद चले गए ना, फिर नहीं सोच सकते आप, टाइम नहीं है। किस तरह इन्होंने ये नियम बनाने के बाद, पहला नियम बनाया था 16 साल की उम्र 18 करी, और अगला नियम अब बना दिया है, ध्यान से सुनना, अब शादी की लड़की की जो उम्र है वो 18 से 21 कर दी है, और शराब खरीदने की उम्र 25 से 21 कर दी है। यानी नशा करो और गंद मचाओ समाज में, ये सरकारें कर रही हैं और हम सो रहे हैं। क्या आपको पता है सारी बात? नहीं पता? मतलब मैं आपको वो कहानी सुना दूं, बड़ी कमाल की है, राम जी की कहानी है वो। बोला राम जी के बारे में कह दिया कि अब राम को राजा बनाएंगे, और राम को बताया ही नहीं। राम जी का नंबर राजा बनने का आ गया, राम जी को बताया ही नहीं कि भाई तेरे को राजा बनाया जा रहा है। तो क्या किया, सारे बैठ गए, गुरु जी बैठ गए, गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ सारे ऋषि मुनि बैठ गए, सारे राजा और उसकी प्रजा बैठ गई। और फिर क्या आया, क्या हो गया? कोई परेशानी तो नहीं? मतलब बातचीत सी शुरू होगी इसलिए पूछ रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान देंगे। तो राम जी भागे भागे जा रहे, कोई मेरे जैसा मिल गया, कोई दोस्त राम जी का। अरे कहां चला? बोला बाद में बताऊंगा। बोला बता तो दे। बोला बाद में बताऊंगा। तो राम जी पहुंच गए अपनी उसमें सभा में, जहां राजा बनाने की बात चल रही थी। तो वो बोले कि आपको तो बुलाया ही नहीं था। बोला जी सुनो सब के सब, मैं आपको ही बोल रहा हूं, वो राम जी वाली बात आप सबको बोल रहा हूं मैं। जिंदगी किसकी लिखी जा रही है आज? जो राजा बन रहा है, जिंदगी तो उसकी लिखी गई है ना। जिंदगी राम की लिखी जा रही है और राम को पता ही नहीं। ये तो गलत, ये तो सरासर अन्याय है। भी मेरा भविष्य आप तय कर रहे हो, मेरी जिंदगी के बारे में आप कलम से लिख रहे हो और मुझे बता ही नहीं रहे। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। तो मेरा भविष्य जब लिखा जाएगा तो मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि मैं निर्णय ले सकूं कि यह सही था कि गलत था। मैं आज आप सबसे पूछता हूं, वो राम जी वाली बात, जब आपके बच्चों की जिंदगी लिखी गई 16 साल से 18 की उम्र, 18 से 21 की उम्र, और अगर शादी करेगा मां बाप तो जेल होगी। और अगला जो नियम है वो ये है, अगर बच्ची चाहे
तो रखैलों की तरह, लड़का चाहे तो रखैलों की तरह 16 साल में रह सकता है, बच्चे बेशक पैदा हो जाएं। लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं उसको। क्या आपको पता अपनी बच्चियों के बारे में क्या नियम बन गए? भविष्य आपका लिख दिया, जिंदगी आपकी लिख दी, जिंदगी आपके बच्चों की लिख दी, और हमें पता ही नहीं। अच्छा, ये जो इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होएगे? बोलने नहीं। ये वही महाराणा प्रताप का देश है क्या? मुगलों को अपनी बेटियां दे दी थी कि नहीं? लेकिन उसके क्या खुजली थी, वो भी दे देता। अरे उसके क्या दिमाग में कीड़ा था कि उसने नहीं दी? वो सम्मान के लिए मरने वाला व्यक्ति था। और यही समाज है वो जो जिसके लिए वो मरा, जिसके लिए वो जिया, जिसके लिए घास की रोटी खाई। और हम क्या कर रहे हैं जी? उस सम्मान का हमने दिल्ला नहीं किया, हमने कबाड़ा कर दिया। वो रुक के मारेंगे हम महाराणा प्रताप के, लेकिन माननी किसी की नहीं। अगर बात मानोगे तो काम चलेगा। तो आपकी जिंदगी में कितनी गंदगी घोल दी गई, आपके बच्चों की जिंदगी नरक बना दी गई है, इस पे आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपके खेतों में चलो, खेत पूरी तरह तबाह है, सबकी जमीन बैंकों में पड़ी कि नहीं पड़ी? बोल दे नहीं पड़ी है। पशुओं में देख लो, ना तो अच्छी नस्ल का कोई भैंसा है, ना अच्छी नस्ल का कोई खग्गड़ है, सब बीमारी जीरो। 4 दिन पहले मैं करनाल में बात कर रहा था, जैसे पशुओं को इंजेक्शन से, मतलब पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं, अभी माओ को भी बच्चे इंजेक्शन से होने लग गए। ये नाश हो गया हमारा। तो मतलब चलता रहेगा या सोचना पड़ेगा? एक बार सोचो, नहीं तो अपने पास अगले 5 साल बाद कुछ नहीं बचने वाला। करनाल में एक साल में, पिछले साल 2023 में 1,30,000 बच्चे टिक्के के हुए हैं पैदा। मतलब मेरे को तो यह लगता है कि बचा ही कुछ नहीं। अगर किसी को पहले यह कह देते ना दोगले बीज, लठ बच जा कर दे, गंडास चल जा कर दे ना। कितना गंदा शब्द था। अब जो वो टिक्का लग रहा है, किसका बीज है किसका पता? हम 2 मिनट के लिए हंस भी सकते हैं, लेकिन मेरा तो अंदर वाला रोता है जी। आप हंसो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जिंदगी के साथ, आपकी बच्चियों के साथ, आपके परिवार के साथ अगर इस लेवल का घिनौना काम हो रहा हो और हम सोते रहे, तो फिर तो नमस्ते जी मैं चलूं। अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूं? और अगर ये नहीं होना चाहिए, ये आपको सही लगता है, तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। कर्ज उतारने की जिम्मेदारी मेरी है, हम उतारेंगे कर्ज आपका। अगर आप सबका कर्ज हम उतारने की जिम्मेदारी ले लें, तो क्या आप हमारे साथ आओगे? बोल दी नहीं, आप बोलो इन तनी मैंने ठेका, वो जरूरी है। इन्हें तो धक्के तो ले आएंगे आप। ना अपने पास देखो बच्चे, इतना बांझपन और इतनी नपुंसकता है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पशुओं के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, और बीज, खेतों के बीज नहीं बच रहे, सब के सब हाइब्रिड हैं, सब के सब। यहां पे ये एरिया कपास का भी है ना, नरमा है ना इधर। पता है नरमा क्या है? बीटी है ना। बीटी पता है क्या है? जैसे सुअर का और गाय का क्रॉस अमेरिकन है, वैसे ही नरमा जो है बीटी, वो एक कीड़े का और कपास का क्रॉस है। समझ रहे हो मेरी बात आप? और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि आपके नजदीक है ये चीजें। आप कपास को देख रहे हो, हरियाणा में हर साल 10-20 हजार किले कपास के बीच में जुताई करनी पड़े। बीटी कपास में, नरमा में इतनी बीमारी आती है, और कोई दवाई नहीं बनी आज तक जो नरमा का समाधान कर दे।
जो बीटी का समाधान कर दे। जितनी सारी सब्जियां हैं सारी पैकेट के बीज लगाते हैं हम, अपना देसी बीज किसी के पास नहीं है। और पैकेट का बीज कैसे आता है, उसको खोल के देखोगे पूरा का पूरा बीज घोल में, उसमें जहर में डुबो के देते हैं वो। और जो जहरीला बीज मिट्टी में पड़ेगा, मिट्टी के अंदर जो जीव है, सूक्ष्म जीव, वो मरेंगे ही मरेंगे। तो उसको पैदा होने के लिए फिर दुनिया भर का केमिकल चाहिए, खाद, फिर मरो खाद खा के। ना आपके पास अनाज बचा, पूरा बाजरा है, बाजरा हाइब्रिड है, मोटा मोटा आ गया, देसी बाजरा नहीं बच रहा। सरसों है, अब सरसों भी पिछले 1 साल से बिट्टी कर दी है ना जी, ना हो गया वो कोर्ट में केस चला 7 साल, 2015 से लेके 22 तक चला वो, और अभी पिछले 8-10 महीने पहले वो कर दिया फाइनल। उस एक केस के लिए एक आदमी को मरना पड़ा, आपको पता है। मोदी का और खट्टर का एक बड़ा दोस्त था, बड़ा गजब का। उस दोस्त का नाम था उसका अनिल माधव दवे, आरएसएस का आदमी था वो, और वो पर्यावरण मंत्री बनाया था बीजेपी में, भाजपा ने। और जब वो बनाया तो वो पर्यावरण मंत्री बना, उसके पास वो फाइल गई, भैया सरसों की वो परमिशन दे दो, सरसों को लागू कर दो कि बीटी सरसों आ जाए। उसने उन सब से, उस मतलब मंत्री से मिलने हमारी टीम गई थी, हरियाणा पंजाब से 20-25-50-100 लोग थे, उसमें से 10 जन उनसे मिले थे। बैठो तो जी, बैठो, आगे आ जाओ चाहे। मेरी तरफ मेरी बात समझ आ रही है? तो जब वो मिलने गए, वो आदमी इतना शांत आदमी था कि उसने ये बोल दिया 5 घंटे की चर्चा के बाद को, तेरे की अगर ये सरसों आ गई तो सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं ये करता हूं, इस पे अगले 1 साल तक खोज करवाऊंगा, इसकी पूरी रिसर्च करवाऊंगा, और उसके बाद निर्णय लेंगे कि इसको परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और पता चला सुबह छोटी सी खबर छपी, अनिल माधव दवे को हार्ट अटैक आ गया और मर गया उस दिन। क्यों? हां जी, क्यों होता है ये, इसको समझना आप थोड़ा। एक कंपनी जब पूरे देश में बीज बेचेगी, कई लाख करोड़ रुपए का बीज बेचेगी वो, उसके लिए एक आदमी मारना मरवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आज आपके बीच में, मैं पिछले, वैसे तो इंजीनियर था मैं, लेकिन अपने नौकरी को छोड़ के पिछले 13 साल से मैं बात कर रहा हूं कि पूरे देश का जो इतना जहर हम खा रहे हैं उसको कैसे बचाओगे, ये बचना चाहिए। तो ये बचाने के लिए मैंने अपने खेत में बदलाव किया, अपने खेत में फिर गाय लाया, घर में गाय लाया तो गाय और खेत बदल गए। फिर मैंने ब्याह कर लिया, करवा लिया, मतलब घर क्या ना करा, कभी नहीं सोचो तो भी उन्हीं कैटेगरी में। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिस तरीके से बच्चे मारी बुढ़िया पैदा करा कर दी ना, ऐसे ही बच्चा पैदा हो तो ठीक, इससे अच्छा तो बांझ रह लो तो बढ़िया। क्योंकि जिस समय कोई मां गर्भवती होती है, पहले ही दिन आंगनवाड़ी वाली फटक से दरवाजा खटखटाती, कार्ड बनवाओ। कार्ड बनते ही 4 टिकट ठुकवाओ, 9 महीने में 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाओ, और सबसे शांत होकर आराम से बैठ के बोला, आ बैठ एक बार बताऊंगी क्या। 9 महीने बेड रेस्ट लेना है, नहीं तो मर जाएगी। वो बेड रेस्ट नहीं है, वो 9 महीने बाद उसका 20-30 हजार का कमीशन है, क्योंकि पेट काटना है उसको बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक कह रहे होंगे मैं? और जिस बच्चे को, जो बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ, उसकी मां का दूध उतरना ही नहीं। 100 में तक 95 मां ऐसी है जिनको बगैर ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो दूध नहीं उतरता। और फिर जो हरियाणा पंजाब राजस्थान में पूरे भारत में कहावत थी, तेरे में दम हो तो तेरी मां ने दूध प्यारा खा तो आजा अखाड़े में। जी मां का दूध नहीं उतरा तो अखाड़ा क्या करेगा? मां के दूध की तो ताकत अलग तो बताया कर दे। कोई कहे 5 साल पी रखा, कोई 3 साल पी रखा, मां ही नहीं बची तो फिर क्या पी रखा, क्या नहीं पी रखा। ये हालत यहां तक आ गई है कि आपकी 3 तरीके के बीजों की बीजमारी का प्लान कंपनियों ने कर दिया, चाहे वो खेत के हैं, चाहे वो पशुओं के हैं, और चाहे आपके घर के बच्चों के हैं। अब ये बताओ, जब बीजमारी की हालत आ गई हो घर में, और अगर किसी के
भाईचारे का तो रखना नहीं है एक भी। सुनो, मैं ये भी आपके काम की बात आ गई, समझ में आ गई? बच्चे किस तरह बचाने हैं? कर्ज ज्यादा बढ़ा गई, बच्चे ज्यादा बड़े हैं, बोल दी नहीं। मतलब आपने देखा नहीं, मैं मेरा ध्यान उधर ज्यादा है क्योंकि मैंने मां दिखा सारी, वे काम करेंगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो मैंने जब वो काम करा, तो मैं चक्की ले आया घर में, सबसे पहला काम हाथ वाला मैंने गंडासा रखा। गंडासा मतलब समझो ना? हाँ, हाथ वाला गंडासा, हाथ वाली चक्की। फिर कई जने ये कहते हैं आज वाली चलानी नहीं, तो तुम कौन सा उससे सिखाओ? बताओ कौन सी मां को बेटी तू चक्की चला? कोई भी नहीं कह रही। ना ना, तू पढ़, काम तो मैं ही कर लूंगी। और फिर क्या होगा? थोड़े सबकी बात नहीं है। नुका देख माई, ध्यान तो सुन, मैं होगी 18 की, मेरी मर्जी, मैं किसी के लिए ब्याह करूं, किसी के लिए ना करूं। वो जोनसी ने पाल कर, बेटी तू पढ़ बस, तने ठेका नहीं है, तने बर्तन की मतलब मांजने खातिर कटोरी नहीं ठानी, तने झाड़ू नहीं ठानी, तने कुछ नहीं करना, बस तू पढ़। वो 1 मिनट में कह जानूंगा मैं तो चल रही, और तू मौज मार, क्योंकि मैं 18 की होली, मेरी जिंदगी। ऐसा हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि अपन असली चीज तो उसे सिखाई नहीं। उसकी जिंदगी कैसे अच्छी चलेगी, उसके गृहस्थ में जाएगी, गृहस्थ में जाके उसको बच्चे पैदा करने हैं, आगे जिंदगी बढ़ानी है, वो जिंदगी अच्छी कैसे चलेगी किसने बताया? मेरे समझ में आया तो मैंने सबसे पहले अपनी श्रीमती समझाई कि अगर जिंदगी स्वस्थ रखनी है तो स्वस्थ बच्चा हो, बिना ऑपरेशन का हो तो बढ़िया। तो उसका भी समझ में आ गई, तो चक्की ले आया। उसका चलाने तो पहले मैंने खुद ही चलाई कि मेरा न्यू कहता है मेरे मन ठेका ठहरे क्या लेकर चक्की चलाने का, क्योंकि वो भी तो आज की है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आज का और कल का। अगर आप समझदारी के साथ, मित्रता के साथ, विचार के साथ, समझ के साथ कोई भी काम करोगे तो उसमें दिक्कत कभी आंदी नहीं, क्योंकि वो भी तो जो साथ में आपका जीवन साथी है, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, उसको अपनी अच्छाई तो समझ आ रहा है ना। तो जब पूरा प्लान तरीके से ये काम किया, हाथ वाली चक्की, गाय का दूध, गाय का घी, लगातार 4-5 साल से हर दिन हवन करना, सारा जब चला तो एक मेरे गांव में 75 साल की दाई है, और मेरे को एक डर है, पूरे भारत की हालत है ये, जो जिनके पास असली ज्ञान था, जिन्होंने कभी भी गर्भवती माओं को बच्चा पैदा करने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जान दिया, वे धीरे धीरे करके बेचारी धीरे धीरे अगले लोग सरक रही हैं, मरने मतलब जा रही हैं, और उनका ज्ञान लेने वाली आगे कोई औरत बची नहीं। और जो नालायक है, जो केवल कमीशन खोरी कर रही है, जिन्होंने कमीशन खोरी के नाम पे बीज मारी कर दी, वे डॉक्टर है। जिन्हें कुछ नहीं पता वे नर्स है, और जिन्हें सब कुछ पता वह दाई है। कहे ना दाई है, और जो सी बेवकूफ है जिन्हें क्या है का नहीं पता वह डॉक्टर है। कमाल है। तो हम एक अभियान चला रहे हैं पूरे भारत में, जहां जहां आपके सर्कल में कोई दाई नजर आए, उसका फोन नंबर ले लो, उसकी जानकारी ले लो। हम तैयार कर रहे हैं ऐसी बहनों को, ऐसी माओं को, जो वो दाई वाली डॉक्टरी को सीखने के लिए तैयार है। ये बचाना पड़ेगा अपने को। बात ठीक है? होना चाहिए ये। मैं करूंगा, आप भी करोगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कोई सबको मिलकर करना पड़ेगा ना, क्योंकि समस्या सबकी है। जिस तरीके से आप हाथ उठा रहे हो ना, मुझे खुशी हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज देखो कैसे प्लान तरीके से, पूरी योजनाबद्ध तरीके से, मेरा ही समाज, मेरा ही परिवार, मेरी ही जमीन, मेरे ही पशु और मेरे ही जंगल। मैंने सुना है ये समाज बहुत ऊंचे स्तर का रहा है। बिश्नोई समाज भी है ना अपने पास, यहां पे भी बिश्नोई भाई कुछ सब बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो प्रकृति के लिए, पेड़ों के लिए गर्दन तक कटवा गए, है ना वही लोग। अच्छा, पेड़ के लिए आदमी को मरने की क्या जरूरत है? अरे आदमी मर गया तो फिर पैदा हो जाएगा, लेकिन एक पेड़ मरता है तो कई हजार बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, प्रदूषण इतना होएगा। तो वो लोग उस स्तर के, उस विचार के रहे हमारे पूर्वज, जिन्होंने चिपको आंदोलन तक किया ना,
पेड़ों को चिपक गए, मार दो काट दो, पेड़ों को कटने नहीं देंगे। आपका ही एक परिवार है, आदिवासी परिवार छत्तीसगढ़ में। अगर आप टीवी देख रहे हो तो कहीं कहीं कोई नजर आ रही हो तो टीवी पे खबर नहीं दिखाते हो, मोबाइल पे आपको दिखेगा। आदिवासी एरिया के कई सौ एकड़ जमीन में फैला एक जंगल, हसदेव जंगल, उसको सरकार ने पूरी तरह सफाया करने के लिए विदेशी कंपनियों को दे दिया है। तो क्या जब वो मर रहे हैं, आज उनकी झोपड़ियां तोड़ तोड़ के फेंक दी है, उनके बच्चे मतलब ठंड से कैसे मर रहे हैं, क्या उनके साथ खड़ा नहीं होना पड़ेगा अपने को? आवाज थोड़ी ऊंची कर दो, होना चाहिए कि नहीं? तो इसमें एक पहला पॉइंट ये है कि अगर हम उनके साथ खड़े होते हैं तो आज जिसके हाथ में मोबाइल है, जो फेसबुक चलाता है, जो यूट्यूब चलाता है, जो व्हाट्सएप चलाता है, आज ही लिखना शुरू करिए। अगर हसदेव को काट दिया, हसदेव जंगल को काटा, हमसे बुरा कोई नहीं। क्योंकि पूरे देश से जब आवाजें उठेंगी कि हसदेव के जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों के लिए इतने लोग तैयार है, तो सरकार की कानों पे जू रेंगना शुरू होगी। और जब उनका यह पता होगा कि पूरे देश से आवाजें आ रही है, तो फिर वो कटना भी बचेगा। क्योंकि अगले ही थोड़े दिन बाद इलेक्शन आ रहा है। उनको पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारी हालत क्या है। जिस प्रकृति के लिए मेरा पूरा समाज खड़ा था, बिश्नोई समाज, उस समाज का एक हिस्सा जो आदिवासी समाज है, जो प्रकृति के लिए जीता और मरता है, आज वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो खड़े होना पड़ेगा कि नहीं? आवाजें देनी चाहिए कि नहीं? बोल देनी। या फिर वैसा कर ले, बोला उसके घर में आग लग रही, इनको मरने की है फिर, और फिर तीसरे दिन मेरे घर में लगेगी, वो बोलेगा मरने की है, फिर दोनों जल के मर जाएंगे। तो आज जो हालत है, जो समस्या है, वो उस हद तक है कि अपने पास कुछ भी नहीं बचने वाला, ना पशु, ना बच्चे, और ना खेत, और ना कुछ। क्योंकि खेत की सारी जमीन बैंकों में पड़ी है और लोन भरने का कोई भी समाधान दिखता नहीं। कारण यह है, हमने सरकार से पूछा था कि भाई पूरे देश में कर्जा कितना है। मैं एक की बात नहीं कह रहा, ये जितने सारा बैठे, ये सब बैठे, और जितने सारे देश में लोग हैं उन सब से बात करिए, मतलब सबके बारे में पूछा सरकार से कि पूरे देश में लोन कितना है, कर्जा कितना है। तो सरकार ने बताया 205 लाख करोड़ का। हमारे न मोबाइल में लिखा जाता है ये, न कैलकुलेटर में, इतना बड़ा है कि कहीं नहीं लिखा जाता ये, केवल पेन से कॉपी में 0,0,0,0 लगाते चले जाओ। 205 लाख करोड़ का तो है कर्जा। दूसरे नंबर पे हमने पूछा कि भाई भारत में नोट कितने छपे हुए हैं। भाई नोट वापस करके ही तो देंगे कर्जा, आप नोट ही तो दे रहे हो वापस, ऐसा है ना। तो हमने पूछा कि नोट कितने हैं, बोले 34 लाख करोड़ के। मतलब कर्जा 205 का, जेब में 34, उतर जाएगा, उतरेगा। आपकी बाड़ी बिकेगी, आपका कोक्का बिकेगा, आपका सब कुछ बिकेगा, आपकी जमीन बिकेगी, आपके डांगर बिकेंगे, आपका प्लाट बिकेगा, आपका घर बिकेगा। इज्जत तक के गाहक होंगे, वो इज्जत तक के। कि मेरे गांव में मैंने जब बात करी तो ये क्या करते हैं नालायक, 1,000 की किस्त के लिए घर से निकाल के बोला बाहर बैठ, मैं बंद करके जाऊंगा, ताला लगा के जाऊंगा, किस्त नहीं देगी। तो इस हद तक इज्जत के साथ खिलवाड़ है। सुनिए, अब जब ये कर्जा नहीं उतर रहा है तो इस कर्जे को और बढ़ाने के लिए और लोगों को मजबूर करने के लिए, लोगों की मतलब नजरें और सिर झुकाने के लिए, बेइज्जती करने के लिए इन्होंने क्या किया, पहले आदमी वर्ग को, जो घर का मुखिया है, मुखिया मतलब उन्हें समझिए, मैं आप तो नहीं कह रहा, आप भी मुखिया हो, जो बाहर निकलने वाला मुखिया है, उसको पहले कर्ज में डाल दिया। और जब वो कर्ज से पूरा समाज परेशान है, पूरी बेइज्जती हुई पड़ी है। ये जितना समाज देख रहे हो ना, पूरे गांव का, पूरे भारत का, दिक्कत क्या चल रही है पता है? कर्जे से, बैंकों के कर्जे से हर आदमी मर रहा है, लेकिन अपनी शर्म में किसी को बोलता नहीं।
और सबके सब दुखी हैं, लेकिन बोलता कोई किसी से है नहीं। समझ रहे हो? और ये सारे के सारे लोग दुखी हैं और किसी एक बैंक के कारण दुखी हैं, तो हम सबका दुश्मन कौन होया? तो हम सारे इकट्ठे हो जाए तो बैंक को मारेंगे लट, हो गया साफ। लेकिन एक शर्त, हम केवल उसके साथ हैं जो भाईचारे का एक पैसा भी नहीं रखेगा, आपस में लेकर देना नहीं, ये सबसे बड़ी बुराई है। हम जिसके भी कागज लगवाए हैं उसकी पहले हमारी शर्त पहली है, अगर किसी भाईचारे का रख रखा हो तो बैंक से लेकर दे दे, बैंक से निपट लेंगे, लेकिन भाईचारे का नहीं रखना एक भी। क्योंकि जब हम एक दूसरे से दूर हो गए, इसलिए तो सारे आत्महत्या करने पर खड़े हैं। सारे इकट्ठे बैठेंगे, एक दूसरे का दर्द बोलेंगे, एक दूसरे का दर्द सुनेंगे, ये भड़क निकल जाएगी, रात में बढ़िया सोएंगे, तड़की बढ़िया उठेंगे, होगी मौज, बीमारी कट गई। लेकिन इस समय सब के सब टेंशन के मरीज है, सब के सब कर्जे में है, कोई किसी से बोलता नहीं। एक दूसरा अगर कोई मजाक में बोल रहा हो तो क्या पता मजाक के चक्कर में लठ और मार दे। गुस्सा है ना, क्योंकि दुखी आदमी का मजाक करोगे तो गुस्सा आएगा। तो एक चीज, दो हिस्से हैं ये। अगर आपने लोन लिया है कैश में, कैश लिया है ना, तो उसको बोल दो भाई अटका बढ़ना चाहिए उड़ान, क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं था, मेरे तो दिया था कुछ। समझ रहे हो? ये माओ के लिए बोल रहा हूं मैं। और फालतू बोल नहीं सकता, एक थप्पड़ मार दियो खींचा खींचा फिरेगा, वो अपने आप नहीं आंदा दोबारा। इसका विज्ञान, अगर ये मोटे लोन की बात है तो इसका विज्ञान अलग है, लेकिन मैं छोटे लोन की बात कह रहा हूं। ये जो रुपया है 34 लाख करोड़ का, इसमें से मैं आपको बताऊं, पहले आप अगर आपने किसी बुजुर्ग को सुना हो तो वो बुजुर्ग पता है क्या बोल रहे हैं? नुके भाई पहले जो रुपये छपया कर दे वे सोने के बराबर में छपया कर दे। सुना आप लोगों ने? राजस्थान में तो उड़ान का तो पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये इधर बीकानेर जैसलमेर उधर जाओगे तो वहां की जो राजस्थान है उनके तो भी चांदी का लिपावे, मारा तो पित्तल भी लिगड़ लिया है कि नहीं? अपने पास तो कुछ बच नहीं रहा, नहीं चांदी और सोने की तो बात दूर, पित्तल ही नहीं बच रहा, सब ने एल्यूमिनियम खा खा का कैंसर कर लिया। तो इसलिए अपन ने तो बचाया कुछ नहीं, लेकिन उधर अगर जाओगे तो अभी भी चांदी मिलेगी आपको और सोना भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा। तो जो समाज इतनी बर्बादी में भी चांदी और सोने में रख रहा है, तो 50-100 साल पहले देखो कि सबके पास कितनी सोना चांदी होती होगी। तो रुपया जब छपता था तो सोना बराबर में रख के फिर रुपया छपता था। लेकिन सरकारों ने 1934 में अंग्रेजों ने क्या किया, रुपया छापने के बराबर में सोना रखना बंद कर दिया, ये नियम ही खत्म कर दिया। और क्या करा, अपनी मर्जी से नोट छपेंगे ये नियम बना दिया। इसी कारण से नोट तो है 34 लाख करोड़ और कर्जा है 205 लाख करोड़। फिर हमने एक और सवाल पूछ लिया सरकार से, आरबीआई से, रिजर्व बैंक से, कि जो सोने के बराबर में छपे हुए रुपये वे कितने हैं? तो वो तो उन्होंने बताया नहीं। तो हमने अलग तरीके से सवाल पूछ लिया कि अपने देश में सोना कितना है रिजर्व बैंक के पास? तो उन्होंने बताया लगभग 800 टन सोना है। और 800 टन सोना अगर रख के उसके बराबर में नोट छापे तो 4.5 लाख करोड़ ही छपे बस। तो इसका मतलब सोने के बराबर में रख के छापे हुए जो नोट हैं वो केवल 4.5 लाख करोड़ के हैं। और जो बाकी 34 में तो 4.5 गए, 29.25 वे कौन से हैं? वे 1934 से जो नियम बनाया था कि अपनी मर्जी से छाप लो, वो नकली छापे हुए हैं। वो सारे 29.25 लाख करोड़ नकली छापे हुए हैं। क्यों? आपको देंगे, थोड़े दिन बाद आपसे लेंगे, जब आप नहीं दे पाए तो उन नकली नोटा के बराबर उनको जमीन दे दो, प्लाट दे दो। सारे देश की जमीन इस तरीके से फ्रॉड तरीके से, चोरी से लूटी जा रही है। और ये समाज लूट रहा है, अपना ये परिवार लूट रहा है, अपनी इज्जत लूट रही है, अपना सब कुछ लूट रहा है। हर आदमी कैंसर से, हर आदमी बीमार होकर मरने की तरफ है। कब? क्योंकि हमने राम की तरह ये नहीं पूछा कि इस भविष्य मेरा लिख रहे हो तो हमें बताओ, हमें बताया ही नहीं। बताओ, बताया हो
तो अब अगर हमें यह पता चल गया है कि भविष्य मेरा लिखा गया और बहुत गंदा लिखा गया, बेइज्जती करने वाला भविष्य लिखा गया है, तो फिर आप देखो, एक और 2 पॉइंट और बताऊं मैं आपको। बेइज्जती करने वाला भविष्य, लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर सकते हैं, इसका पता होगा ना। समलैंगिकता का कानून, यह भी सरकारों ने काम कर दिया। क्या यह प्रकृति है? क्या यह होना चाहिए? लेकिन ये तो हो गया, कानून बन चुके ये। मैं वो कह रहा हूं जो बन चुके, और जो बनने वाले हैं उसके लिए तो टाइम नहीं आज, नहीं तो मैं 5-6 घंटे बोल सकता हूं उसके ऊपर की जो आने वाला कल है। लड़की लड़का बन जाएगी, लड़का लड़की बन जाएगा, लिंग परिवर्तन का कानून बन गया। और टेलीविजन पे फिल्में आ रही हैं कि एक लड़का लड़की बना था और उसने बच्चे को पैदा किया। यह गंद आ रहा है, और वो गंद आपके बच्चे हर दिन देख रहे हैं टीवी पे, और उसको बोला जाएगा कॉमेडी फिल्में हैं, हंसने की फिल्में हैं। अरे वो हंसने की नहीं है, उस बच्चे के दिमाग में वो जो घर कर रही है ना, वो हम सोच भी नहीं पा रहे माताओं। तो मैं क्यों आया आपके पास? सुनो, मैं हूं इस दुनिया का सबसे लालची आदमी। मन ने तो अपना बालक बचाना, लेकिन वो बचेगा जीव जीव सबका बचेगा, तो मैं तो जहां तक रुक के मारदा फिरूं। अगर आपने लगा कि भाई सुनील का बचना चाहिए, तो वो जीव बचेगा, जीव आपका बचेगा, तो सुनील के गिले आपका बचेगा, आपके गिले सुनील का बचेगा, बन गई बात। लेकिन अगर नहीं उठे तो फिर यह समझ लेना कि आप अपने बच्चों की गर्दन पे छुरी आप नहीं चलाइए। और ये मैं एक मतलब मेरे दिमाग में बार बार एक बात आती है, वो मैं जरूर कहूंगा आपको। बिरड़ सुनिए, बिरड़ बिरड़ अगर 10-15 बैठी होनी छत्ते में, उसके अंडे फोड़ के दिखाइयो, 15-20 बिरड़ मार देंगी, जानता है, कर सके ना। एक तो तड़पा देगी, अगर 1-2 लड़ जाए ना तो झंझना देंगी, 10 लड़ जाए तो हालत खराब, और 20 लड़की तो मार देंगी। यानी अगर बिरड़ की अगली संतान को आप मारोगे तो वो मर भी सका है, और माल की मक्खी उसके छत्ते में उसके अंडे फोड़ के देखो, वो मर भी सका और बोल दे नहीं। एक कुतिया ब्याह रही हो, कितने किलो की है कुतिया? 5-6 किलो की। उन्हें पता चल जाए ना बराबर तक निकलने वाला आदमी तेरे बच्चों को परेशान कर सका है, चिथड़े उधेड़ देगी आदमी के, खाल उधेड़ देगी, मतलब मर भी सका और हम ठहरे महान लोग, मोहन प्रताप की कैटेगरी के लोग। हमने अपने बच्चे लिए और नर्स का दे दिए, लठ ठोक दे टिक्के 3-3, 4-4, 8-8। कमाल है ना। ये पूछा कि भाई तू क्या टिक्के लगेंगे, क्या दवाई देगी, तू कौन है, तेरा क्या सिस्टम है, इसी टिक्के लगने के बाद अगर दिक्कत आई तो तू जिम्मेदार है कि नहीं, अपने कुछ नहीं पूछा। क्या है ये? मतलब हम कुत्ते तय, बिल्ली तय, माल की मक्खी तय, बिरड़ तय, उन तय सब तय गए काम तय। लेकिन एक बात और कही गई, जब तक किसी बात का पता ना हो तब तक 80 साल का आदमी भी बच्चे जैसा है। ठीक है जी बात, किसी चीज का बेरा ही नहीं। लेकिन जब आपको पता चल जाए तो बेशक उम्र 10 साल क्यों ना हो, आपका ज्ञान 80 साल के बूढ़े से भी ऊपर है। तो गलती करने के बाद अगर मतलब समझने के बाद अगर आप गलती करते हो तो फिर आप महापापी हो, और अगर नहीं पता फिर तो गलती हो ही रही है, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 तरीके मैंने बताए। अगर आपका लोन है बैंक का, बैंक से लोन है और खाते से लोन मिला हुआ है, तो आप अपने कागजों की डिटेल दे देना। भाई यहां पे शैलेंद्र भाई, हाँ शैलेंद्र गांव, ये अपना गांव है ना आपका? आपका नाम सोमदत्त जी है। अपने कुछ डिटेल होंगी वो बता देंगे, क्या क्या पॉइंट आपने लिख के देने हैं वो दे दियो। अगर बैंक का है तो समझ गए, आपके बैंक ने आपको लोन दिया खाते में, आपकी किस्त जाती है खाते में, यह है तब की कंडीशन। और अगर आपको दिया है कैश का लेन देन,
किसी प्राइवेट कंपनी ने, तो फिर आपने कोई टेंशन नहीं, मारो थपेड़ा गया काम था। है जी, मैं समझ गया। तो बस जो खाते में दे रहे हैं ना, ऑनलाइन दे रहे, खाते में दे रहे, या कैश को नोट लेकर खाते में डलवाने जा रहे, वो मिल लियो भाई साहब तय, सोमदत्त जी तय, ठीक है। बंद कर दे और फोटो खींच ले पीछे जाके। मतलब देवे तो खाता में, लेजे नगद है, पर्ची देंगे होंगे ना, एक मिनट पर्ची तो देंगे होंगे ना।